वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा एक टॉपिक लिया है मैंने चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से, एंड टॉपिक का नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम तैयार किया हुआ है PBR 322 का। PBR 322 एक्चुअल में एक वेक्टर है। यहाँ पे P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बॉलीवर एंड R का मतलब है रॉड्रिगेज, एंड 322 मीन्स द लैब नंबर इन विच दे डिजाइन दिस प्लाज्मिड। मीन्स ये प्लाज्मिड है, बॉलीवर और रॉड्रिगेज नाम के जो दो रिसर्चर्स थे उनको ओनर करने के लिए इसको PBR नाम रख दिया गया, और जिस लैब में इन्होंने काम किया था 322 लैब, वहाँ पे इसको पूरा नाम दे दिया गया PBR 322। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए एक PBR 322 या एक नॉर्मल प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत मस्ट है। मतलब अगर आपने कोई फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाई है और आप उसकी क्लोनिंग कराना चाहते हो, मीन्स यू वांट टू इंक्रीज देयर नंबर और यू वांट टू प्रोड्यूस सो मैनी रिकॉम्बिनेंट सेल्स, तो उसके लिए ऑरिजिन होना जरूरी है, क्योंकि ऑरिजिन डीएनए रेप्लिकेशन करवाएगा। और जिन भी प्लाज्मिड के पास अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो अपने कॉपी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स ये क्लोनिंग करने में सक्षम है, इसीलिए इन्हें क्लोनिंग वेक्टर्स भी कहा जा सकता है। दूसरी चीज यहां पे लिखा हुआ है ROP। ROP का मतलब होता है क्या? रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। मीन्स रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड का मतलब क्या है? ये रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड रीजन क्या करता है? ये किसी भी प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को किसी बैक्टीरियल सेल में कंट्रोल करता है। मीन्स अगर प्लाज्मिड का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा तो उसे ये कंट्रोल करेगा, मतलब हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड ये नहीं होने देगा। फिर इसके बाद आपको ये दो रेड रीजन में दिखाई दे रहे होंगे। एक को लिखा हुआ है मैंने AMPR मीन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एंड सेकंड वन इज TETR मीन्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये जो जीन्स हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये क्यों रिक्वायर्ड हैं? बेटा ये इसलिए रिक्वायर्ड हैं बिकॉज इनको यूज किया जाता है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। मीन्स क्या करना है यहां पे? अगर सिलेक्शन करना है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब वो सेल्स, वो बैक्टीरियल सेल्स जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जिनके अंदर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया है वो ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहलाएंगी, और जिनके अंदर नहीं लगाया है कोई फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाती हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन करना है बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे काम करती हैं। लेकिन अभी हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की। तो आप समझिएगा, ये नेक्स्ट जो यहां पे मैंने अलग अलग एरो लगाए हुए हैं ये है क्लोनिंग साइट्स। मीन्स ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की। जैसे यहां पे कट करेगा PBU सेकेंड, यहां पे SAL1, यहां पे BAM-H1, यहां पे HIND थर्ड, यहां पे CLA1, यहां पे ECOR1, यहां पे PBU, यहां PST1। मीन्स अगर आपको इस रीजन पे कट मारना है तो आप PBU सेकेंड डालिए, ये कट कर देगा इस रीजन को। अगर आपको इस रीजन से इस रीजन को निकालना है या इतने रीजन को निकालना है यहां से फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए, तो आप SAL1 को डालिए और HIND थर्ड को डालिए, इतना रीजन कट के अलग हो जाएगा। इसमें आप फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब अगर हम लोग सिलेक्शन सेलेक्टेबल मार्कर के बेसिस पे कर ले रहे थे तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो टेक्निक है वो क्यों आई? तो सबसे पहले इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब समझा जाए कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है। देखिए यहां पे नाम में ही काम छुपा होता है हर चीज का। मैं बोलता हूं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखिए समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल ले रहा हूं और एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल ले रहा हूं। मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है।
ठीक है, यहां पे एक ट्रांसफॉर्मेंट है तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। दोनों की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दे रहा हूं मैं। यहां पे देख लीजिए, यह है इसकी AMPR, यह है इसकी TETR। यहां पे AMPR, यह है TETR, मीन्स ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, ये टेट्रासाइक्लिन, ये एम्फिसिलिन, ये टेट्रासाइक्लिन। तो अब यहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है? हमने क्या किया कि एक फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट ली, ठीक है, ये है मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर आपका लेके चल रही होगी। मतलब सपोज आप कोई भी मींस बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करवाना चाहते हो बैक्टीरिया की मदद से, तो आप क्या करो, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपके प्रोडक्ट को फॉर्म करवा सके। आप इंसुलिन की जीन ले सकते हो, आप ग्रोथ हार्मोन की ले सकते हो, किसी अदर एंजाइम की ले सकते हो, जो भी चीज आप बैक्टीरिया से बनाना चाहते हो आप वो जीन लेके बैक्टीरिया के जीनोम में जोड़ दो, और इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप यहां पे जोड़ोगे किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ, क्योंकि प्लाज्मिड होते हैं क्या? हमारे वेक्टर। तो आपने क्या किया, यहां पे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इस रीजन पे ऐड कर दिया, इस रीजन पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। तो आप एक बार बताओ, ये जो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको आपने टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पे लगा दिया, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी उसने क्या किया, ये जो TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था इसको यहां पे क्या कर देगा, ये बचेगा क्या? मींस जब जिस रीजन पे पहले कभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हुआ करता था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अब नहीं रहेगा, बिकॉज यहां पे फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने लगा दिया, और उसको इंसर्ट करने से ये जो पहले की एग्जिस्टिंग जीन थी कौन सी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली, वो क्या हो गई, डिसरप्ट हो गई। डिसरप्ट हो गई मतलब वो आपकी इनएक्टिवेट हो गई। क्या हो गई? इनएक्टिवेट हो गई। तो यहां पे क्या है, देखिए आपने इसको क्या किया, इंसर्ट किया, तो यहां पे इंसर्शनल, और यहां पे जो एग्जिस्टिंग जीन थी उसका क्या हो गया, इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब कोई फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी एग्जिस्टिंग जीन को रिप्लेस कर दे, और जो एग्जिस्टिंग जीन है वो रिप्लेस होके अपना फंक्शन लूज कर दे, या डिसरप्ट हो जाए, या इनएक्टिवेट हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहां पे आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन हट गई, क्योंकि आपने फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। कौन थी ये? ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर आपने कोई भी फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाई। तो जब आप ग्रो करोगे, जब आप इन बैक्टीरियाज को ग्रो करोगे, अब आप ये चेक करना चाहते हो, आपके पास बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, एक पेट्री प्लेट में हम इन्हें ग्रो करते हैं, ठीक है, एक पेट्री प्लेट होती है जिसमें इन बैक्टीरियाज को हम ग्रो करते हैं। तो अब यहां पे आप ये चेक करना चाहते हो कि यहां पे जो ये अगार मीडियम के ऊपर ये यहां पे न्यूट्रिएंट्स आपने सारे प्रोवाइड किए हुए हैं, ये जो कॉलोनीज बनी हुई हैं इनमें रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है या नॉन रिकॉम्बिनेंट मल्टीप्लाई कर रहा है? वो लगे सर ऐसा क्यों, हम क्यों कर रहे हैं? देखिए एक बात बताइए, आपके इंटरेस्ट के कौन से, मींस आपके लिए काम कौन करेंगे? आपके लिए काम वही तो करेंगे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं। मतलब आप चाहोगे कि वही बैक्टीरिया आगे चल के मल्टीप्लाई करें जो आपके प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर अनडिजायरेबल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहोगे तो ये आपके लिए कोई भी फ्रूटफुल या किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इनफैक्ट आपके सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर देंगे। आपकी सारी जो कल्चरिंग आपने की है, इतनी मेहनत की है, वो सब बेकार हो जाएगी और फाइनली कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो यहां पे जब ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट आपके लिए प्रोडक्ट बनाएगा बिकॉज इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये आपके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने फॉरेन लगाई नहीं है। तो अब आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरा जो इंसर्ट है, मैंने जो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया, वो डिजायरेबली लगी है या नहीं लगी।
मीन्स मेरा जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ। ये चेक करने के लिए आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हो। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक्निक। अब क्या करोगे आप इसमें से क्या करोगे, कुछ कॉलोनीज को उठाओगे और उठा के ग्रो करोगे इनको। मैं यहाँ पे 2 पेट्री प्लेट ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 पेट्री प्लेट ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, स्पेस काफ़ी है हमारे पास। यहाँ पे ये 1 प्लेट ले रहा हूँ और दूसरी यहाँ पे 1 प्लेट ले रहा हूँ। ठीक है, इनमें से आपने कुछ बैक्टीरियाज को निकाला और यहाँ पे ग्रो करवाया 2 अलग अलग प्लेट्स पे साइमल्टेनियसली एक साथ। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, देखिए अब क्या होता है कि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट थे या ट्रांसफॉर्मेंट थे, उनके अंदर तो एक ही जीन बची, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उनकी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी उसकी जगह पे क्या हो चुका है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वहां पे क्या लग चुकी है, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन रिकॉम्बिनेंट की, किसकी, नॉन रिकॉम्बिनेंट की, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास दोनों तरीके के जो जीन्स हैं वो मौजूद होंगे। इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। तो पहली बार जब आप यहाँ पे चेक करने के लिए एम्फिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है उसे डालेंगे, एम्फिसिलिन को डालेंगे, तो एम्फिसिलिन क्या करेगा, देखिए इसके पास भी एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस है और इसके पास भी एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस है, तो एम्फिसिलिन इनके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगी। देखिए रेजिस्टेंस जीन का काम क्या होता है, जिसके पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये AMPR, तो ये क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर ये एम्फिसिलिन इसके ऊपर आएगा तो एम्फिसिलिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंट है, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ना होती तो क्या होगा, ये जो एंटीबायोटिक थी ये इसको किल कर देती, ये इस बैक्टीरिया को यहाँ पे किल कर देती। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि यहाँ पे दोनों ही सरवाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स दोनों के पास है, इसके पास भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है और इसके पास भी रेजिस्टेंस है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पे हमने फिर से एक रिकॉम्बिनेंट लिया और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट लिया। मैं जनरली देखो यहाँ पे प्लाज्मिड ले रहा हूँ, मैं लेने के लिए आप बैक्टीरिया ले सकते हो, मीन्स उसको आप ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कह सकते हो आप, और जिसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मीन्स जहाँ पे कोई फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाई है, उसे आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कह सकते हो। तो यहाँ पे मैंने केवल ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्लाज्मिड्स को ही लिया है। तो दूसरी वाली कंडीशन देखिए, यहाँ पे इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस जगह पे क्या किया था हमने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। कौन सी जगह पे, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली जगह थी। अब क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी वो तो क्या हो गई आपकी, उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था उसमें ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, और जब आप यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। देखिए जो रेजिस्टेंस जीन है वो क्या करती है, बेसिकली उसका काम होता है, अगर किसी के पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है उसके ऊपर आप एम्फिसिलिन डालोगे तो असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये उसको क्या करती है, काउंटरएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देती है, ये इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं कर पाएगा, ये सर्वाइव करेगा। यहाँ पे अगर इसके पास टेट्रासाइक्लिन होती तो टेट्रासाइक्लिन अगर आप इसके ऊपर डालोगे तो टेट्रासाइक्लिन इसके ऊपर काम नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये सर्वाइव करेगा, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे इसका।
लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास एम्पिसिलिन है और आप टेट्रासाइक्लिन डालो तो ये रेजिस्टेंट है केवल एम्पिसिलिन के लिए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहां पे जब आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है वो ही सरवाइव करेगा और दूसरा वाला सरवाइव नहीं करेगा। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने ये चेक किया कि आपका जो इंसर्ट है वो एक्चुअल में जाके लगा है या नहीं लगा है। अगर लगा है तो ये सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसकी जगह पे ही आपने फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया है। आ रही है मेरी बात समझ में? इस प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 प्लेट्स पे आपको लगातार प्लेटिंग करते रहना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम बन जाता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है, इसमें टाइम टेकिंग बन जाता है। इसीलिए इसका एक और अल्टरनेटिव ढूंढा गया जिसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। और अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कलर के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो उसको समझना है। तो देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर की। यहां पे अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर वाली कंडीशन में क्या किया जाता है, देखिए जो इकोलाई है और उसका जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड के अंदर एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने वाली जीन होती है, जिसे मैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज या शॉर्ट में बीगैल लिख दिया है। तो ये जनरली क्या है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब ये नेचुरल कंडीशन में पाए जाते हैं जिनके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है। अब क्या होता है कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ही बनाएगी, तो इसने कोड किया किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। अब क्या होता है, आप इसके साथ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालिए। क्या डालिए? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। और ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ, और ये आपका ब्लू कलर देगा। तो यहां पे आपने क्या किया, जितने भी नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कलर फॉर्म करवाए। अब दूसरी कंडीशन में मैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करके दिखाता हूं आपको। यहां पे ये एक रिकॉम्बिनेंट मींस, अगर मैं ये बात करूं तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, और अब की बार मैं एक ट्रांसफॉर्मेंट ले रहा हूं, मतलब एक रिकॉम्बिनेंट बनाऊंगा प्लाज्मिड को। तो यहां पे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन थी, क्या थी, बीगैल जीन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। अब मैंने क्या किया,